कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर स्वागत है आपका। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। सर कई बड़ी खबरें आई हैं आज, और उससे सरकार वर्सेज कांग्रेस पार्टी या विपक्ष, बल्कि कांग्रेस ही कहना चाहिए फिलहाल, कई साफ साफ बैटल लाइंस खिंचती हुई दिखाई दे रही हैं। किन मुद्दों पर आगे जाकर के इनके बीच संघर्ष होने वाला है, पॉलिटिकल संघर्ष, वो बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। इसमें से सरकार ने कुछ तैयारी के साथ किया था, लेकिन क्या अपेक्षा की थी कि ऐसे झोली में आकर के कुछ गिर जाएगा, ये पता नहीं। मैं वंदे मातरम की बात कर रहा हूं। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें कई बातें तय हुई। सबसे बड़ी बात तो यह तय हुई कि वंदे मातरम पर सरकार ने भले ही कानून बना लिया हो कि पूरा वंदे मातरम गीत गाना पड़ेगा सरकारी कार्यक्रमों में, लेकिन कांग्रेस ने तय किया कि हम तो दो शुरुआत के पैरा ही गाएंगे जो हम 1937 से गाते आ रहे हैं। और ये फैसला जवाहरलाल नेहरू का था, ये फैसला राजेंद्र प्रसाद जी का था, ये फैसला टैगोर जी का था, ये फैसला सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। तो हम उनके फैसले पर जाएंगे। सरकार ने कोई कानून बनाया हो तो बनाया हो। एक बात तो ये। इस पर आज अमित शाह जी ने दोबारा मीडिया में बयान दिया। कम ऐसे बयान देते हैं वो, जैसे पार्लियामेंट में दिया था उन्होंने सत्र के 3-4 रोज पहले कि मैं तैयार हूं सारी बातों का जवाब देने के लिए। ऐसे आज उन्होंने वंदे मातरम पर कहा, बड़ा तीखा हमला बोला। और उन्होंने कहा कि 1937 में जो गलती की थी वंदे मातरम का बंटवारा करके, जिससे देश के विभाजन के बीज कांग्रेस पार्टी ने बोए, हम उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उसी तुष्टीकरण की राह पर चलना चाहती है, लेकिन देश को दूसरी बार ये होने से रोकना होगा। तो वो इसको जिस तरीके से फॉर्मुलेट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये क्यों होने दिया, कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचा कि हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा कहेंगे वंदे मातरम पर, तो उसका क्या रिएक्शन होगा, इसका कांग्रेस को कोई फायदा है, या उन्होंने बीजेपी की झोली में एक मुद्दा दे दिया जिसको वो बीजेपी अच्छी तरह भुनाएगी। एक बात। दूसरा सर, जाति के कैलकुलस पर जो चल रहा है, कल ही कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव दोनों ने एक साथ जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा कि यह सरकार गंभीर नहीं है जाति जनगणना कराने के लिए। और उसमें आज सरकार की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है। वो जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी, जिनको अगली जातियों ने अपने ऊपर अफरंट के तौर पर लिया था, वो तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया, अबेयंस में ले लिया था। सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा है कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि क्या करेंगे हम, लेकिन सरकार ने कहा कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। और ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बोला कि वी डोंट नो विच वे इट विल गो, बट वी आर रीथिंकिंग। तो वो सरकार उसमें क्या परिवर्तन करने के बारे में सोच रही होगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है तीसरा। और तीसरी बड़ी बात, सीडब्ल्यूसी के कल के रेजोल्यूशन में थी कि हम महिला आरक्षण इन्हीं 543 लोकसभा सीटों पर चाहते हैं, और चाहते हैं कि 25 साल तक इस पर फ्रीज लगा दी जाए। उनको अपेक्षा थी कि दक्षिण के सारे राज्य हमारे साथ आएंगे। इनफैक्ट कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार ने, जो जोनल कॉन्फ्रेंस हो रही जिसके लिए अमित शाह जी गए हुए हैं, वहाँ पर यह कहा भी कि यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि दक्षिण के राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और 543 सीटों पर ही कीजिए। सरप्राइजिंगली, और ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है, विजय ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 543 सीट पर फ्रीज लगाने की बात नहीं की। उल्टा उन्होंने ये कहा है कि हमें अश्योरेंस चाहिए कि दक्षिण राज्यों के लोकसभा सीटों का अनुपात नहीं घटेगा। तो ये तो सरकार कह ही रही है। तो मतलब क्या विजय इस बड़े मुद्दे पर सरकार के साथ हो गए? तो ये 3 मुद्दे हैं सर, वंदे मातरम पर, हिंदुत्व वर्सेस माइनॉरिटी अपीजमेंट, दूसरा जातिगत गोलबंदी, और तीसरा ये डिलिमिटेशन। इन तीनों मुद्दे पर सरकार कहां खड़ी है और ऑपोजिशन के हाथ में क्या आया? पहले ये वंदे मातरम वाली बात कर लें। क्यों कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को यह मुद्दा दे दिया? मुझे लगता है कि पिछले अगर 12 साल की बात करें तो इससे बड़ा सेल्फ गोल कांग्रेस की ओर से नहीं हो सकता। भाई आप 1937 के रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और उस समय के पत्र व्यवहार देखिए। जस्टिफिकेशन क्या दिया गया था कि अगर हम इसको काट देंगे तो मुस्लिम लीग हमारे साथ आ जाएगी। मुस्लिम लीग को साथ लेकर चलना है तो जो है 2 स्टेंजा केवल गाए जाने चाहिए। और उससे पहले जो है, अब आप देखिए मुस्लिम लीग का विक्टिम कार्ड आप देखिए।
एक कमेटी बनी थी 1932 या 33 में, जिसमें एक लिस्ट बनी थी कि मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। उन अत्याचारों की सूची में एक था कि वंदे मातरम गाया जाता है। ये उनका विक्टिमहुड था। आपने उस समय किया, उस समय मुस्लिम लीग का दबाव था, चलिए एक बार को मान लेते हैं कि आप नहीं चाहते थे कि देश टूटे, मुस्लिम लीग साथ रहे, तो इसलिए आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आज कौन सी मुस्लिम लीग है, आज क्या दबाव है? और फिर तो आप सब मानिए, अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन के हिसाब से आपको चलना है तो 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में आपने कहा कि मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट देने पर हम सहमत हैं, तो वो भी कर दीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से के रेजोल्यूशन से ही देश के विभाजन का फैसला हुआ। तो आप कहां ले जाना चाहते हैं देश को, और किस सीमा तक जाना चाहते हैं? तो इस सब से लगता है कि बीजेपी को जो 2024 में सदमा लगा था सीटें घट जाने का, उससे उबरने का इससे अच्छा मौका कांग्रेस दे नहीं सकती थी। ये इतनी बड़ी लाइफलाइन है, बहुत बड़ी है भाई। बीजेपी का अपना कोर इशू है। कल्चरल नेशनलिज्म बीजेपी का जनसंघ के समय से है, कोई आज से नहीं है। और पार्टी को छोड़ दे तो आरएसएस के समय से। बीजेपी को फायदा तब है ना कि उसके कोर वोटर के अलावा भी अगर किसी को कांग्रेस के स्टैंड पर एतराज हो, ये दिमाग में लोगों के आएगा ना भाई कि आप वंदे मातरम का विरोध क्यों कर रहे हैं, जो विरोध मुस्लिम लीग कर रही थी। उस वक्त तो जिन्ना का ब्लैकमेल था। मतलब एग्जैक्ट वही आपका स्टैंड है जो मुस्लिम लीग का था। तो ये कांग्रेस का स्टैंड क्यों होना चाहिए, और वो भी आज की तारीख में? उस समय का फिर भी आप जस्टिफिकेशन एक बार दे सकते हैं, आज तो कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप रेजोल्यूशन पास करके क्या कह रहे हैं कि हम देश के कानून को नहीं मानेंगे, हम देश की संसद ने जो प्रस्ताव पास किया है उसको नहीं मानते। आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, किसी भी भारतीय नागरिक के पास नहीं है कि देश का जो कानून है उसको नहीं मानने का ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन सिर्फ दो है कि आप पूरा गाएंगे जब गाएंगे, जो गैर सरकारी कार्यक्रम है उनमें यह ऑप्शन है कि आप चाहें तो न गाएं। न गाने का ऑप्शन है, अधूरा गाने का नहीं, लेकिन अधूरा गाने का नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो एक तरह से कन्फ्रंटेशन इनवाइट कर रही है कि हम ये करेंगे, हमारे ऊपर मुकदमा कीजिए। तो ये जो है इशू बनेगा। तो इस इशू के बनने से तो बीजेपी का ही फायदा है। अब कौन सा हिंदू है जो बीजेपी का समर्थक नहीं है, केवल उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, जो कहे कि वंदे मातरम जो है नहीं गाना चाहिए, जो कहे कि जिन्ना ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, जो कहे कि मुस्लिम लीग की जो मांग थी बिल्कुल ठीक थी। सर वो वर्ग है ना जिसको ये लगता है कि हिंदू वर्ग, जिसको लगता है कि या लगेगा कि बीजेपी ये मुद्दा जो है हिंदू मुसलमान या पोलराइजेशन करने के लिए लाई है, और कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम इसमें। वो सब ठीक है जब तक इस पर कानून नहीं बना था। हाँ, जब तक कानून नहीं बना था तब तक आप ये कह सकते थे कि भाई आप दो ही गाइए, दो ही गा रहे हैं, लंबे समय से दो गा रहे हैं, तो ऐसी क्या जरूरत है, आप पोलराइज करना चाहते हैं, आप डिवाइड करना चाहते हैं, ये सब आरोप आप लगा सकते थे। तो पहले तो आप जब संसद में ये प्रस्ताव आया तो खड़े होकर बोलते इस पर, तब तो आप बोले नहीं, तब वॉकआउट करके। तो जब बोलने का समय था, ये मुद्दा अपना मुद्दा जो है स्थापित करने का समय था, तब आप भाग गए। तब उनको दोनों तरफ का, इस तरफ का ज्यादा डर। वही तो तय, ऐसा दो नावों की सवारी होती नहीं है। दो नावों की सवारी करेंगे तो आप बीच में गिरेंगे ही गिरेंगे। आपके हिसाब से सेल्फ गोल है कांग्रेस का, बहुत बड़ा सेल्फ गोल है, और बीजेपी को इससे बड़ी नैरेटिव अपना सेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। शायद इसलिए अमित शाह जी आज आए भी। अब इसके क्यों किया कांग्रेस ने अलग अलग, इसके कोई बिल्कुल प्योरली वोट अरिथमेटिक से भी जोड़ के देख सकते हैं कि उनको अपना वोट बैंक को ज़्यादा अश्योरेंस देना था, माइनॉरिटी वोट बैंक को, तो उसके लिए किया। या कल जो राहुल गांधी ने सर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बोली बहुत सारी बातें, उससे भी कोई इशारा मिलता है इसका। जैसे राहुल गांधी ने वैसे तो बहुत कहा, प्रधानमंत्री के लिए कहा पीएम इज स्कैर्ड, उन्होंने कहा दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू गो, ये सरकार जा रही है, दिस गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, मोदी इज फिनिश्ड, मोदी एंड अमित शाह आर स्कैर्ड, देयर टाइम इज ओवर। और वहां उसके बाद उन्होंने ये कहा, कांग्रेस के लोगों से ये कहा,
खुलकर, बिना संकोच के, बिना हिचकिचाहट के अपनी आइडियोलॉजी की बात कीजिए। तो वो शायद आइडियोलॉजी यही है कि भाई ठीक है, हमें आपके नैरेटिव में हम नहीं फंसने वाले। इसको वो सेक्युलर नैरेटिव बोलते हैं, जिसको सबको साथ लेकर चलने की बात वो करते हैं, वो उनका फॉर्मुलेशन है। तो वो कह रहे हैं खुलकर रहो, इस पर आपको अपोलोजेटिक नहीं होना है, डिफेंसिव नहीं होना है कहीं भी, या उसके लिए किया है। देखिए सौरभ जी, आपको नहीं लगता कि इतने पिछले कुछ वर्षों से, जब से राहुल गांधी एग्रेसिव हुए हैं, किस मुद्दे पर कहीं सरकार के किसी भी देश के हित में, आप चाइना के मुद्दे पर कहिए, पाकिस्तान सिंदूर के मामले में कहिए, लगातार जो है उनको यदि इस पर करना है तो इसलिए नहीं। और दूसरा, एक्सपोज हो गए उस समय जिस तरह से सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने शुरुआत करके जैसा किया, उस दृश्य को जस्टिफाई करने के लिए वर्किंग कमेटी से प्रपोजल करा लिया। उसको जस्टिफाई करने के लिए किया है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने कहा मेरी किसी से बात इस बारे में नहीं हुई, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ कि देखिए वो विरोध करते थे, वो करते अपनी सभा में, मान लीजिए आप जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा कि आप अपनी मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग मान लो बाहर कहीं एक मीटिंग कर रहे हैं, उसमें आप जितना गाएंगे नहीं गाएंगे, जनगण मन नहीं करेंगे, आप उसको भी आप कह सकते हैं हम आए, हमने एक मीटिंग किया। लेकिन सार्वजनिक स्थान पर जो संसद में पास हो चुका है, इसको करने के लिए तो चूंकि आप असल में एम्ब्रेसिंग सारा ये होगा कि 3 ही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने गड़बड़ कर दिया। दूसरा, आप ये मानिए, मैं आज भी आप कहूँगा कहीं सर्वे करा लीजिए अपने पास, तो कई सर्वे के लोग हैं, कई मुस्लिम लोग भी इस चीज़ को, ये हमारा इशू नहीं है ना, मुस्लिम में भी भारत, मतलब मैं तो आज भी विश्वास करता हूँ कि खाली हिंदू ही कुछ नहीं, उन लोगों में भी जो समझदार हैं, कोई IAS है, कोई प्रोफेशनल है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, यार क्या बकवास कर रहे हो तुम, काहे के लिए इस पर झगड़ा कर रहे हो? उनके लिए ये मुद्दा नहीं है। आप भाई जैसे आप कहा भाई वो मुस्लिम को नौकरी में आरक्षण दीजिए, वो भी अभी तो ये कह रहे वो तो बहुत एक्सट्रीम था, जब आज़ादी के पहले तो यही कहा गया था ना कि उनको मतदाता अलग कर दीजिए, उसके लिए सीटें अलग रख दीजिए, आरक्षण तो वो सीटों के लिए मांग रहे थे, वो तो नहीं। तो आप तो ऐसा मांग कर रहे हैं वंदे मातरम। तो मेरा ये कहना है कि ये है कि ठीक, और जिस समय संसद में आप रोक देते, कितने भी देखिए आप, जैसे वो वाला था फंडिंग वाला, जो विदेशी फंडिंग वाला NS वाला, वो रुका ना, सेलेक्ट कमेटी को चला गया। आप इसमें भी ऐसा कर देते कि ये नहीं पास हो पाता वंदे मातरम, आपने उसको उस समय होने दिया, संसद में रिकॉर्ड में ना आए, मैं कह रहा हूँ ना, वो इंटेंशन था। ये उनको उम्मीद नहीं थी कि अपने इस, देखिए इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनका कोई ऑर्गेनाइज ठीक से तो है ही नहीं। जो लोग आए उन्होंने पूरा गाना शुरू किया, उस समय बिल्कुल बेचैन हो गए कि ये क्या हो गया। वो गलती जो कैमरे पर आ गई, यही चीज़ यदि कमरे में होती तो शायद वो नहीं इतना हल्ला मचता। इसके बाद वर्किंग कमेटी से, जैसे इनको हमेशा लगता है कि वर्किंग कमेटी ने या पार्टी ने मेरा सपोर्ट किया तो भोपाल वाला भी करेगा, जयपुर वाला भी करेगा, केरल वाला भी करेगा। ये जो एक पुरानी साइकोलॉजी किसी ने जो भी समझाई होगी, नंबर 1। दूसरा, यदि यही है, मैंने आपको पहले कुछ प्रोग्राम में 1 या 2 महीने पहले कहा था कि सदस्यता, राहुल गांधी सदस्य तो है ना कि नहीं है पार्टी में, उस सदस्यता फॉर्म में लिखा होता है, मैंने मुझे लगता है कि पढ़ा नहीं होगा उन्होंने। भाई 1937 की बात छोड़िए, आज भी जिस पर आप सदस्यता फॉर्म भरते हैं जी, कि उसमें लिखा है कि मैं नशा का बिल्कुल भी हमारे नहीं करेंगे, नशाबंदी रखेंगे, हैं, खादी ही पहनेंगे। अब मुझे तो, अब भाई तो विदेशी, गांधी जी तो कहते थे विदेशी कपड़े का बहिष्कार करिए, अब सब कपड़ा हमारा जलाने लगी, बाहर निकलिए तो आप जला दे। वो जो टी-शर्ट पहनते हैं, जो शर्ट पहनते हैं, सारे क्या खादी के बने हुए हैं? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है जो पार्लियामेंट जाते हैं उनको मालूम होगा। ऐसा तो नहीं है वो जब विदेश जा रहे हैं जीन्स पहन करके घूमते हैं, विदेश यहाँ यात्रा करते हैं, पद यात्रा करते हैं, अपने प्रिंसिपल की अवहेलना कर रहे हैं तो नहीं, जिस तरह से आपने इसमें फॉर्म भरा है 10 रुपये लेकर या जो भी 100 रुपये पे होगा मेंबरशिप, जब आप उसको शपथ लेता हूँ कि ऐसा नहीं होगा जी। क्या सब शराबबंदी कर दी इनकी राज्य सरकारों ने? गुजरात ने तो की हुई है, बिहार ने की हुई है, और किसी को ख्याल नहीं आया कि हमको ये फॉर्म भी बदल देना चाहिए अगर उसमें अभी भी ऐसा लिखा है तो। यही मेरा ही कहना है कि आप इस पर तो 1947 बता और रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो जो गलती थी या जो भी था, वो जो कैमरे पर आ गया उस दिन 15 अगस्त वाला कार्यक्रम, उसको और पार्टी का इशू उसको बना दिया। जस्टिफाई करने के लिए ये वो भी दूसरा तो ठीक है कि मुस्लिम को देखिए, कोई भी मुस्लिम ये मुद्दे को लेकर के इनको वोट देने वाला नहीं है। कम से कम दूसरा मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आज जैसे दिन में कोई कह रहे थे, जर्नलिस्ट कह रहे थे कि इसीलिए ही तो ये बिल लाया गया था कि कांग्रेस ऐसे रिएक्ट करेगी, कि कांग्रेस देखें क्या करती है। तो मतलब ये क्लियर अंदाजा था कि इसी राह जाने वाली है कांग्रेस? नहीं, ये तो नहीं था। मतलब सरकार के हिसाब से अंदाजा ये था कि शुरू में ये चाहे हो सकता है कुछ करें, लेकिन खुद अपोजिशन अभी समझ चुका है कि मुस्लिम अपीजमेंट का अगर उसके ऊपर बार बार आरोप चस्पा होता है तो ऐसा काम वो नहीं करेंगे शायद। अच्छा, बिल पास ना हो इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार जब बन गया तो मानेंगे। और ज़्यादा आसान काम ये था सौरभ की अवॉइड कर दीजिए उसको, गए यही मत। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ शायद ये रहा होगा सौरभ कि सोनिया गांधी ने अगर लाइन खींची बस, तो बस सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी फॉलो कर रही है।
उनको सीधे सीधे एकदम से ये ऑब्जेक्शन था। और वहाँ पर समझ में ये आया होगा सौरभ कि बहुत सारे राज्यों में अगर आप देखें तो कांग्रेस का जो कोर वोट मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था वो दूसरे क्षेत्रीय दलों के पास साथ चला गया। तो वो तो उनका कंसर्न होगा ही होगा कि चलो इस तरह के काम करते हैं जिससे कम से कम वो हमारे वोट तो आ जाए। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा स्टैंड आप देख रहे हैं। जैसे अगर लाइन ही ये हो कि देश के संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज़ का है और इस तरह की लाइन अगर शीर्ष स्तर से प्रधानमंत्री के स्तर से उनके समय में आते रही है, वो लाइन तो दिख रही है उसी को और ज़्यादा इंडोर्स करने के लिए। अन्यथा सौरभ उतने बड़े प्रोग्राम में उतने सारे नेताओं का इन्वॉल्वमेंट, उनको थोड़ा ये पता नहीं होगा कि ये चीज़ नहीं हो रही, नहीं करनी है या सोनिया गांधी को पसंद नहीं आएगा। आप कर रहे हो और उसके बाद सोनिया गांधी उस तरह से रिएक्ट कर रही हैं। शुरू में आपने उसको अलग अलग तर्क देने की कोशिश की, लेकिन उस दिन शाम में सौरभ, उस दिन शाम की बात मैं कर रहा हूँ, जब कांग्रेस के कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि अब हम लोग बहुत सीरियसली इसी लाइन पर अब जाएंगे कि नहीं गाएंगे, हमको नहीं गाना है। सेम डे शाम के, मतलब टाइम भी आपको बता रहा हूँ 6 साढ़े 6 के आसपास मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि नहीं हम लोग तो इस पर एकदम एग्रेसिवली अब जाएंगे और दो ही, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि जब सोनिया गांधी इतनी क्लियर हैं कि हमको लॉ क्या कहता है इस पर, क्योंकि मैंने दो मत सुन रहा हूँ। एक कि भाई केवल आधिकारिक सरकारी फंक्शनों पर ये नियम लागू होते हैं और बाकी आप कांग्रेस पार्टी का फंक्शन कोई सरकारी फंक्शन तो है नहीं। हाँ, आप उसमें आप जितना पूरा गाएं चाहे ना गाएं, चाहे अधूरा गाएं, नहीं, चाहे प्राइवेट नहीं फंक्शन गाने ये का है है कि option। हाँ कि व्यवधान मत डालिए। एक अपमान नहीं होना तो चाहिए, सम्मान ना नहीं, दिखाएं। अपमान शब्द है, अपमान नहीं, दो स्टेंजा अगर आप गा के वहां छोड़ रहे हैं तो प्राइवेट फंक्शन में तो उसमें फिर कोई समस्या नहीं आएगी। वही पूछ रहा हूं। लेकिन उसके बीच में अगर आपने व्यवधान डाला हाँ तो या सम्मान नहीं दिखाया प्राइवेट फंक्शन के लिए वहां नहीं, समस्या है। संगीत के साथ या संगीत के बगैर हमने केवल के दो ही चंद गाए अगर बस और बंद, उसके बाद बंद कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्राइवेट फंक्शन के लिए फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं है। यही तो है सर, इतना तो सोचा ही होगा कांग्रेस ने। सीधे सीधे कानून की अवहेलना वाला तो काम नहीं करेगी। नहीं, मुझे नहीं पता नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा होगा तो नहीं, मेरी बात जो हुई थी उसमें ये बताया गया कि ऐसा है कि ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दो हैं, आप न गाएं, प्राइवेट फंक्शन है तो उसमें जरूरी नहीं कि आप गाएं, लेकिन अगर आप गाएंगे तो पूरा गाएं, पूरा गाएंगे। जैसे चाहे इसके लिए official हो इस या कानून के unofficial। बाद अभी एक नया रूल इसमें आना लगता है इस पर जरूरी अब है। ये ग्रे एरिया है, इस पर बात होगी, लेकिन होगी, official आगे मतलब जाके। आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि जनगण मन जो है Exactly, आधा गाएं और exactly, या पूरा exactly, गाएं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, लेकिन देखिए सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रदीप जी शायद आपने और इसमें भी ध्यान इस पर क्लैरिटी चाहिए नहीं, सरकार की तरफ से। आप यदि clarity। कानून जो देखेंगे, इसका सौरभ जी, वो उसमें रूल है था ना सौरभ, कानून बनने के बाद एक रूल आता है। सार्वजनिक समारोह में पब्लिक फंक्शन में सरकारी समारोह, इसमें वो कहीं शब्द नहीं है कि आप प्राइवेटली यदि कहीं हो रहा है उसमें, नहीं, खाली पब्लिक फंक्शन है ना। नहीं, उसके लिए रूल जो आता है ना, जैसे इसका पिछला जो रूल आया था तो उस रूल में पूरा ये रूल रहता है। जैसे कानून तो बना दिया आपने, उस कानून को फॉलो कैसे करना है उसके लिए रूल आते हैं। हाँ, तो इसके पास होने के बाद अभी रूल नहीं आया, वो पिछला जो रूल है। लेकिन अभी जितना अच्छा, पास नए हुआ कानून उसमें के ही है। रूल्स अभी नहीं आए। नहीं, अच्छा, उसके बाद वाला तो पिछला उसमें जो रूल वही तो इफेक्टिव क्लैरिटी है ना मिलेगी अभी। शायद क्या होगा। लेकिन मतलब आप सबकी बातों से ही लग रहा है अगर इसको पहला माने तो, अगर मुद्दा माने तो ये सरकार के खाते में गया। सरकार 1 कांग्रेस 0। आज 3 मुद्दे मुझे करने हैं, पहला ये, ठीक है सर। दूसरे पे आता हूं मैं, दूसरा डिलिमिटेशन वाली बात कर लेते हैं। डिलिमिटेशन सीधे सीधे महिला वोट से जुड़ा है ना, क्योंकि महिला आरक्षण के लिए ही है ना डिलिमिटेशन। सीधा सरकार कह रही है कि भाई हम सीटें बढ़ाएंगे, 33% सीधे महिलाओं को देंगे और 2029 से लागू करेंगे। कांग्रेस कहती है हम डिलिमिटेशन हम नहीं होने देंगे। मतलब कांग्रेस के रुख का मतलब ये है कि अगर उस पर अड़ जाए, अगर उस पर बात आगे ना बढ़े तो 2029 में महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। अगर कांग्रेस की चल जाए तो 2029 में लागू नहीं होगा, क्योंकि सीटें बढ़े बगैर, डिलिमिटेशन हुए बगैर वो नहीं होने वाला है। विजय का जो आज का रुख है, ये कितना बड़ा सेटबैक है ऑपोजिशन के लिए? बहुत बड़ा है ये। बीजेपी ने ऑपरेशन जो कि, देखिए विजय के पास कोई एमपी नहीं है तो संसद में उसका कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन सेंटीमेंट पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। पहले तो डीएमके आजाद हो गई, डीएमके आजाद नहीं तो डीएमके पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता। हाँ। अगर विजय ने ये स्टैंड ले लिया होता कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, नहीं होने देंगे, मतलब रोक तो सकते नहीं, लेकिन डीएमके की पॉलिटिक्स के लिए, मतलब स्टेट की पॉलिटिक्स के लिए दिक्कत हो जाती। तो डीएमके को उस बंधन से या कहें उस दबाव से बीजेपी ने मुक्त करा मैं दिया। कोट कर देता हूं सर, विजय ने क्या बोला है। विजय ने जो उनकी कल होम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई। दरअसल दक्षिण में ही जो है सदर्न जोनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें दक्षिण भारत के 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गृह मंत्री के साथ मीटिंग हुई। और उसमें जो कहा है विजय ने
union government to provide a clear legislative assurance that no state will suffer a reduction in its percentage of representation in parliament on account of its success in population stabilization. तो ये तो बिल में लिख के आने ही वाला था। भाई वो तो पहले भी equal 50% इंक्रीज, increase। ये 4-5 घंटे का समय दीजिए, अमेंड करके ले आते हैं बिल। उम्मीद ये हो कांग्रेस को, कांग्रेस विजय के साथ सरकार में है, एलाई है, उम्मीद उसको ये थी कि विजय एक टफ स्टैंड लेंगे और कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने लिया है 543 पर ही महिला आरक्षण लागू हो और 25 साल के लिए नंबर ऑफ सीट्स फ्रीज हो जाए, वो ऐसी कुछ डिमांड करेंगे। वो उन्होंने नहीं की है। नहीं, वो हो नहीं, कैसे करेंगे आप? आपने 71 के सेंसस के बाद से फ्रीज कर रखा है। आबादी इतनी बढ़ गई, एक एमपी जो है 30, 40, 50 लाख लोगों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? ये तो आपको सोचना होगा ना। बट विजय को मैनेज किया गया है सर, ये तो निश्चित रूप से, और बहुत कायदे से मैनेज किया गया है। इस तरह से मैनेज किया गया है कि डीएमके के लिए भी मदद हो जाए। यस, जो दोनों एकदम 36 का आंकड़ा है दोनों में, कि डीएमके पर से प्रेशर हट जाए, क्योंकि डीएमके का भी ये कहना रहा होगा कि भाई विजय अगर ऐसा स्टैंड ले, आप याद कीजिए आंध्र प्रदेश का, जब ये स्टैंड ले लिया था केसीआर ने, स्टेट का डिवीजन हो रहा था जी, और नहीं वो ये जगन मोहन रेड्डी ने सारे अपने उनसे सांसदों से इस्तीफा दिलवा दिया था, तो मजबूरी में टीडीपी को भी वही करना पड़ा जब स्पेशल पैकेज की मांग हो रही थी, स्पेशल स्टेटस की। तो उसी तरह का प्रेशर डीएमके पर था कि अगर टीवीके ये मांग करने लगेगी जो कांग्रेस कर रही है, तो हमारे लिए फिर सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो हम जाएगा। कैसे सॉफ्ट दिखें। हाँ, हम कैसे सॉफ्ट दिखें, और फिर हम तमिलनाडु में क्या बोलेंगे? तो वो दुविधा हट गई। सुप्रिया सुले का आपने पहले ही बयान सुना कि भाई अगर 50% सीट बढ़ रही है तो हमें क्या दिक्कत है? तो किसी को दिक्कत नहीं है सिवाय कांग्रेस के। अखिलेश यादव कैसे सदन में खड़े होकर कहेंगे कि यूपी की 80 से 120 नहीं होनी चाहिए, 80 ही रखिए। अगर 543 ही रखनी है तो इसका मतलब यूपी की लोकसभा सीटों की संख्या 80 ही रहेगी। तो क्या ये अखिलेश यादव ये डिमांड कर सकते हैं? और ये डिमांड करके जो है फिर लोगों के सामने क्या कहेंगे? तो कांग्रेस को हम, ये दूसरा मामला मैं कह रहा हूं, बीजेपी ने फंसा दिया है। अगर टीवी के, देखिए ये फिर कह रहा हूं, संख्या की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन नैरेटिव की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रास्ता थोड़ा और आसान हो गया है सरकार का। सीधे सीधे 2/3 बहुमत के लिए बीजेपी को जो चाहिए, जो और दल आ सकते थे या बीजेपी जिनसे उम्मीद लगाएगी, बीजेपी को 2/3 बहुमत के लिए संख्या भी चाहिए थी और समर्थन का वातावरण भी चाहिए था। वही हाँ, कि हम लड़के झगड़ के कि हमारे पास संख्या है तो हम कुछ भी तुम बोलते रहो, हमने कर लिया। ज्यादा से ज्यादा लोग समर्थन करते हुए दिखे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कैसे जिस प्रदेश में जयललिता मुख्यमंत्री रही हूँ, बहुत पॉपुलर, मैंने एक समय में तो उनका एक पीक पर था ना, डीएमके को खत्म किया। ऐसे प्रदेश में महिलाओं को यदि ज़्यादा सीटें मिलने से महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है ना, इसी के साथ तो लिंक है। बिल्कुल। आप ये देखें कि तमिलनाडु या कोई राज्य भी या कोई जो कर रहा है कांग्रेस पार्टी, क्या महिलाओं विरोधी छवि नहीं बन रही है? इससे बड़ी बात है। देखिए वहाँ तो हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, यहाँ तो महिलाओं का मामला है। हाँ, और कांग्रेस पार्टी ने ये जो अभी सत्र वॉश आउट हुआ, इसके बाद अपनी जो बताया कि हमारी अचीवमेंट क्या, उसमें अचीवमेंट ये थी कि हमने 2/3 बहुमत नहीं हासिल होने दिया सरकार को। तो ये डीएमके का स्टैंड, टीवीके का स्टैंड तो बड़ा आज के मतलब खबर है, बड़ी खबर है आज के लिए। कैसे ये मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हुआ? जैसे सबसे बड़ी चीज़ तो सर यही थी कि एक कांग्रेस पार्टी जो विरोध कर रही है वो एक उनका पॉलिटिकल स्टैंड है। उस बात के लिहाज से विजय उसको स्वीकार रहे हैं कि तमिलनाडु में जिस बात को वो कह रहे हैं कि महिला वोटर्स के खिलाफ जो मैसेज जाए वो कैसे ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो विजय को भी ये बात समझाई गई। और दूसरी तरफ उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इस पर बहुत अड़े रहे और उसके बावजूद ये पास होगा
तो हमारे लिए फिर बहुत ख़राब जाएगा। तो बिना बात के हम कांग्रेस की पोजीशनिंग के हिसाब से अपनी एक लाइन ले लें कि जो एंटी वुमेन के तौर पर हमको दिखे कि भाई महिलाओं के लिए अगर सीटें बढ़ रही है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है, और आपके स्टैंड के चलते अगर महिला आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आम लोगों को तो ये समझ में आ रहा है ना कि मौजूदा सीट पर जो रिजर्वेशन की बात कही जा रही है वो रिजर्वेशन देने के लिए नहीं कही जा रही है बल्कि रोकने के लिए कही जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी का तो सिर्फ वो एक तर्क गढ़ लिया गया है। मान लीजिए उनके अब कह दिया जाए कि हाँ इसी सीट पर रिजर्वेशन होगा, रायबरेली महिला सीट कर दिया जाए जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, पसंद आएगा क्या? भाई उस तरह के विवाद में ये फंसाने से बचने के लिए है कि सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए, फिर उसमें आप रिजर्वेशन। कल रात की विजय की और होम मिनिस्टर अमित शाह की मीटिंग की बड़ी चर्चा हो रही है। हाँ, और उसमें बाकी मीटिंग में क्या हुआ आप समझ सकते हैं कि पता नहीं रहता है, लेकिन आमतौर पर अमित शाह की जो मीटिंग होती है इस तरह के ऐसी मीटिंग जिसमें आप दूसरे मतलब सामने वाले दल के, अपोजिशन वाले दल के किसी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और उसमें किसी मसले का कोई किसी बात को लेकर गतिरोध अगर चल रहा होता है तो वो ज़रूर बात करते हैं उस पर, और लगातार ये कोशिश करते हैं कि फैक्ट्स पे या तो अपनी बात समझा दें या सामने वाले की समझ लें। तो वहाँ भी आप तय मानिए कि विजय से उन्होंने सीधे ही पूछा ही होगा कि भाई क्या ऑब्जेक्शन है आपको, किस आधार पर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद बाकी सिनेरियो दिखाना शुरू करते हैं। अब अभी के अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर अभी जो सेंसस हो रहा है उसके आधार पर डिलिमिटेशन हो जाए तो तमिलनाडु के साथ क्या होगा, बुरा ही होगा ना। तो इस बात को भी उन्होंने ज़रूर उनको समझाया होगा कि भाई डिलिमिटेशन तो एक दिन हो गई। हाँ, और जो काम और मौजूदा सेंसस के आधार पर अगर हो जाए और जनसंख्या के हिसाब से हो जाए तो सोचिए काम करने का तरीका है अमित शाह का, वो डिप्लोमेसी वाला ज़्यादा दिखता है। जिस विषय पर मतलब कोई कंटेंशियस इशू है उसको सॉल्व करना है तो पहले जैसे बैकरूम चैनल से बातचीत होती है ना कि सॉफन कर दो, थोड़ा जो है सुनने को तैयार हो जाए आदमी, मानेगा नहीं मानेगा वो तो बातचीत के बाद होगा, सुनने को तैयार हो जाए और हमारे पास बताने के लिए हो जिससे उसको कन्विंस कर सके। तो ये काम कोई आसान काम नहीं था, लेकिन किस लिए आसान हुआ? एक तो महिलाओं का देखिए, विजय का कोर वोट क्या है, यूथ और महिला। अगर महिला के मुद्दे पर विजय को सेटबैक लग जाता है जी, तो अभी नई नई पार्टी है, बहुमत भी नहीं है, अभी बाई इलेक्शन होना है, तो विजय के लिए तो मुसीबत ही मुसीबत है अगर वो कांग्रेस के स्टैंड के साथ जाते हैं। और उससे उनको मिलना क्या है? अगर विजय और ऐसा नंबर है नहीं उनके पास, कोई एक भी सांसद नहीं है, नहीं कि वो रोक सके, उसको रोक सकते तो भी एक बात समझ में आती, तो रोक भी नहीं सकते और नुकसान भी उठाना पड़े तो क्यों करेंगे विजय? उसमें उनका कोई पॉलिटिकल फायदा उनको दिख नहीं रहा है, न कोई इस तरह का इलेक्टोरल फायदा तुरंत दिख रहा है। तो तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति जैसी है, आपको यदि ध्यान हो, शायद आपको याद होगा देवेंद्र जी, इन्होंने प्रधानमंत्री के साथ भी एक मुलाकात बड़ी अच्छी सामने जो दिखाई दे रही थी ना, प्रधानमंत्री मिले, उसमें भी एक गेस्टर होता है ना, भाई आपको पैकेज चाहिएगा, ये चाहिएगा, जो बंगाल भी मांगता है, सब राज्य, बिहार भी 100 नीतीश के भी किस तक था ही। तो एक तो भाई विजय नया होते हुए इतना तो उसके जो सलाहकार हैं, जो भी लोग बताते हैं, अमित शाह जी ने समझाया होगा कि आपको जो तमिलनाडु का विकास चाहिए ना, चूँकि देखिए बीजेपी भी जानती है अगले चुनाव में एकदम तो बहुमत ऐसा खुद का वहाँ तमिलनाडु से नहीं आने वाला है, लेकिन यदि उनको आर्थिक दृष्टि से, ताकि सरकार वहाँ ठीक से काम कर सके, उसके लिए आर्थिक पैकेज और एक गेस्चर जो ज़्यादा का अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है, कितना विरोधी पाकिस्तानी नवाज शरीफ से बात करने चले, लेकिन सर इतना मना लेना कि वो अपने सबसे बड़े एलआई के स्टैंड के खिलाफ चले गए। सबसे बड़े क्या 5 आदमी सर जितने भी हो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मेरी कांग्रेस को बड़ा एलआई कह रहे हैं, मतलब बात में आप फैक्चुअल एरर निकाल दीजिए। कांग्रेस सबसे बड़ा एलआई नहीं है विजय का, बताइए। सबसे बड़ा एलआई फिलहाल टेक्निकली आप कह सकते हैं सबसे बड़ा एलआई तो एआईडीएमके हो गया। संपादक आप कहिए आलोक जी गलत है तो ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप कहें सबसे बड़ी पार्टी। अब इसको सर आज है वो जुमा 2 महीने की पार्टी में क्या बोलूं आप बताइए। मतलब भाई पार्टी तो वही बड़ी है ना सर, अभी जो भी कई लोग आम आदमी पार्टी आ गई थी, हम नहीं कह पाते थे ना कि नहीं कांग्रेस पार्टी या बीजेपी बड़ी उससे, तो आज वो पार्टी सच। दूसरे मुद्दे पर भी वन सरकार के आगे ठीक बड़ा वन। अब तीसरा आज ये जाति वाला मुद्दा, ये थोड़ा ज्यादा उलझा हुआ है और इसमें अभी गोल हुआ नहीं है किसी भी तरफ से, चल रही है ड्रिबलिंग, दोनों ही तरफ से प्रयास हो रहा है किधर गोल होगा। तो मोर्चा खोल दिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना को लेकर के। वो कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने वो दिखाया है जनगणना का प्रारूप 40 सवाल, तो उससे तो जातीय जनगणना होने से रही, अगर वैसे ही पूछा जाएगा जाकर के, क्योंकि जाति के नंबर के आगे केवल आपने SC ST और फिर आपकी जाति, ये 3 ही है ना, या तो इन दोनों में से आप हैं या फिर तीसरी अपनी जाति बता दीजिए, वो हम लिख देंगे।
तो मजेदार बात यह कि कांग्रेस ने आज अपने सरकार में कराई हुई जनगणना का हवाला दिया। उस वक्त की जनगणना को लेके मोदी सरकार ने जो कोर्ट में कहा था, जयराम रमेश जी ने लिखा है ये बात कि ये 2011 में कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुई थी जनगणना, और उस वक्त वो जनगणना ऐसी हुई थी, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे वो ऐसा था कि उसमें 40-45 लाख जातियां आ गई थी निकल के। तो ये वो लिख रहे हैं कि सितंबर 2021 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना की मांग को खारिज किया था, और हलफनामे में ये कहा था कि 2011 की जनगणना से पहले जातियों की कोई रजिस्ट्री तैयार नहीं थी, बेहतर होता कि जातियों की रजिस्ट्री के लिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया होता ताकि एक सुसंगत डेटा उपलब्ध होता जिस पर हम लोग भरोसा कर सकते थे। तो वो कह रहे थे कि जो गलती हमारी की हुई जनगणना में निकाल रहे थे जाति के लिए, सेम वही तरीका अपना रहे हैं अपने जाति जनगणना करने के लिए। तो या तो उस वक्त गलत बोल रहे थे या इस वक्त गलत बोल रहे हैं। मतलब अब ये इस पर हमलावर हो गया है ऑपोजिशन। अब इस पर सरकार को एक्चुअली जवाब देना पड़ेगा कि आप कैसे कर रहे हैं जाति जनगणना। हाँ, वो उसमें अगर आप देखें ना सौरभ, तो ब्लैक एंड वाइट वाला सिचुएशन नहीं है, नहीं है। वो ग्रे एरिया है। किस लिहाज से कि अगर सरकार ये तय कर दे कि ड्रॉप डाउन मेनू का मतलब क्या हुआ कि सारी जातियों के नाम लिखे रहें, तो सरकार कैसे ये तय कर सकती है, और ये कौन तय करेगा कि कौन सी जाति है कौन सी उपजाति है, कौन तय करेगा ये? तो वो तो नहीं, स्टेट और सेंट्रल लिस्ट। वो तो आगे भाई आएगा, जाट तो जो है OBC के उत्तर लिए। प्रदेश वो और तो आगे के राजस्थान लिए। में ओबीसी में है, लेकिन मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में जो है वो तो आप दोनों लिस्ट होंगी। अब आप कर्नाटक में कर रहे हैं, अगर कर्नाटक में कोई यादव है, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो वो कर्नाटक के हिसाब से जाएगा ना उसमें। नहीं, फिर समझिए सौरभ इसको ऐसे, ये नेशनल कर रहे हैं आप, स्टेट का नहीं है ये। इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक जाति का उदाहरण उठा के देखिए, मान लीजिए यादव, अहीर, और इसके और भी कई सारे नाम हैं, इसमें कुछ उपजातियां भी हैं। तो इसमें किस चीज़ को आप मान लेंगे कि हाँ सरकार के हिसाब से कि हम इस जाति को मानेंगे, इसको उपजाति मानेंगे, इसको क्लैन मानेंगे? जो 46 लाख की बात आई थी ना, वो ऐसा नहीं था कि वो 46 लाख जातियां हो गई थी, उपजातियां मिला करके सब मिला के। अब उसमें से किसको आप सरकार के तौर पे आप मानेंगे? यही तो सरकार का काम है। उपजातियों से ज्यादा कैसे? उपनाम जो है, ये तो सोशल इशू है ना, जाति एक सामाजिक पहचान है। नहीं, अब किसी भी जाति में सेंट्रल लिस्ट की या स्टेट लिस्ट की आप करते हैं ना वर्गीकरण, अभी भी तो करते ही है ना, उसकी भी तो उपजातियां ही होती ही है ना। देखिए उसमें अभी जो आप करते हैं, जैसे अगर आपको मान लीजिए ओबीसी में हमको किस जाति को डालना है, आप ये करते हैं, ठीक, आप जाति का नाम नहीं डालते हैं। तो ओबीसी एससी एसटी एक स्टैच्यूटरी पोजीशन है, ठीक, कि मतलब वैधानिक स्थिति आपको करना है। तो उसमें आप कह सकते हैं कि इतनी जो जातियां हैं हम इसको ओबीसी में रखेंगे, ये सरकार का काम है। लेकिन ये जाति है कि नहीं है, ये सरकार थोड़ी तय करेगी। कौन तय कर रहा है? सुनिए, मैं भूमिहार हूं या भूमिहार ब्राह्मण हूं, मान ली उदाहरण, मैं अपने आप को भूमिहार कहूं या भूमिहार ब्राह्मण कहूं, कौन तय करेगा? ये मैं ही तय करूंगा ना। बिहार में आपके यहाँ जो सर्वे हुआ, उसमें दोनों ऑप्शन थे ना? नहीं, फिर वहां भूमिहार सीधे लिखा हुआ था। ब्राह्मण की कैटेगरी भी तो होगी। सोशल उसके ब्राह्मण अलग है ना? अलग, मैं कह रहा हूं अलग है। और आप किसी से पूछा, एक आदमी जिसको समाज भूमिहार कहता है लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण मानता है, तो वो जहां चाहेगा वहां पर एंटर होगा। भूमिहार ब्राह्मण मानता वो है, क्या लिखो, भूमिहार ब्राह्मण मानता है ना सौरभ। त्यागी अगर कहता है कि नहीं मेरी कैटेगरी भूमिहार, मैं लिखूंगा त्यागी, क्या मानेंगे आप उसको? तो उसके नाम से मानेंगे, जो वो नाम लिख रहा है उससे इसीलिए मानेंगे। तो सरकार ने फ्री कर रखा है ना कि भाई आपको जो भी चाहे कास्ट लिखो, करना आप लिखिए। कहिए। लिखिए। लेकिन सरकार तो यही कह रही है कि आपकी जो जाति है लिखिए। दूसरा क्या है, राजपूत ने इस शादी की जिस महिला से, वो ब्राह्मण है मान लीजिए, अखिलेश यादव की पत्नी दूसरी जाति की है। अब उसमें क्या जाति बताएगा कोई? माँ की जाति को बताएगा कि बाप की जाति बताएगा? उसके बेटा जो है, बेटी आप है। लोग थोड़ा सा अन्याय कर रहे हैं। अरे भाई, सबको जातियां पता हैं और उपजाति और जाति का अंतर भी पता है। नहीं पता आपने तो फिर आरक्षण कैसे दिया जा रहा है? एससी एसटी आरक्षण, मैं ओबीसी आरक्षण की बात कर रहा हूं। फिर आरक्षण आप कैसे देते हैं, किस बेसिस पे देते हैं? इस आधार पे देते हैं कि आपने तय कर लिया कि इन सारी जातियों को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जातियां हैं या नहीं हैं, और कौन किस जाति में आ रहा है, ये व्यक्ति तय करेगा कि सरकार तय करेगी? कई लोग कहते हैं जैसे केवट मल्लाह, ये लोग जो हैं, अब इतने नाम हैं, इनमें से कुछ नाम जो है वो एससी में है, कुछ ओबीसी में है। इसका झगड़ा चल रहा है अभी। सर झगड़ा होगा, लेकिन जब वो फॉर्म भरता है आरक्षण का, नहीं तो कौन तय करता है कि भाई तुझे एससी में मिलेगा कि ओबीसी में मिलेगा? वो जो स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, या तो आप सेंट्रल लिस्ट में हैं या स्टेट लिस्ट में हैं। पहले से बना हुआ है ना जातियों के नाम।
जैसे आईएमसी में भर्ती होने जब बच्चा जाता है, पत्रकार ही बन रहा है ना, उसमें भी होता है कि आपका ये कोटा है, आप बैकवर्ड में है या SC/ST में। फिर उस समय कुछ लोग ऐसे होते हैं, पूछो भाई तुम्हारी और जाति क्या है, डिटेल में तुम कौन, SC/ST में भी कौन से हो, इतना हो सकता है ना। तो वो पहले से जस्टिफिकेशन उसका दिया हुआ है। आप ये तो नहीं भाई कुछ भी कोई कह देता नहीं, तो वो यही कह रहे हैं आप पहले से एक नहीं तो बना हुआ है ना भाई, करके रखिए। अरे और कितने उसी में हजार डालना है आपको। अरे वो तो बना हुआ। जो आदमी ये चुने भाई कि भाई इसमें सुनिए कोई आदमी ये चुने ना, इनमें से कोई नहीं है मेरा, आप अन्य में डालो उसको, अन्य में ऐसे ही डाल के उसको छोड़ दीजिए। कहीं तो करोगे ऐसा। फिर जाति गणना कहाँ कहीं तो होगी? करोगे ऐसा। जाति गणना तो होगी, फिर जाति जनगणना कैसे होगी? फिर तो कभी हो ही नहीं सकती। कोई मतलब नहीं कोई है मतलब उसमें। नहीं है ये जाति बस- गणना। अब तो आए, सीधे अब ये सही कहा लगे। जाए कि ये पॉसिबल नहीं है। अभी तो आप ये सही कह लगे। रहे हैं। सरकार ने कहा, अमित शाह जी का स्टेटमेंट है हाउस में कि जाति जनगणना होगी। नहीं वो तो कह रहे हैं ठीक है, आप जो सुप्रीम लिखना कोर्ट चाहो में लिख दो। एफिडेविट दिया, हम उसकी बात कर रहे हैं हाँ, कि ये पॉसिबल नहीं है। नहीं लेकिन आप तो लिखना अब चाहें, इस सरकार का तो स्टैंड है ना कि होगी। हाँ नहीं इसी सरकार का जो है एफिडेविट है। हाँ, तो फिर कैसे कराएंगे? अब अरे आप लिख दीजिए ना अपना नाम। हाउस में अश्योरेंस भाई, है सरकार का कि जाति जनगणना होगी। हाँ। तो कैसे कराएंगे आप? ये पॉलिटिकल डिसीजन है भाई। आपने कर्नाटक में कराया, आपने बिहार में कराया, उससे क्या निकला? हम तो ये पूछ रहे हैं, सरकार की नीतियों पर कोई असर पड़ा? वो छोड़ दें सर, बिहार के सर्वे के बाद आपको मालूम है कि किस जाति कितनी अच्छा, उससे परसेंटेज क्या है? हुआ मालूम है ये ना? बताइए ना, उसका नतीजा क्या निकला? तो वो कैसे करा लिया? वो लिख इसलिए सकते कि ना। बहुत एक स्टेट में करा लेना और पूरे देश के स्तर पर उस संख्या को कराना, वही कराया गया था ना जब 46 लाख आया। अच्छा ठीक छोड़िए है ना, वहाँ पे लिमिटेड कास्ट तो ऐसे ही होगी ना, वो जो 10वें नंबर है उसमें लिस्ट में अब वैसे ही अपना अब नाम इसको लिखना चाहे असली जो समझ जाति लीजिए लिख दे। सौरभ, इसको असली कहानी इसका यही है कि जैसे कांग्रेस वंदे मातरम के मामले में 1937 पे जा रही है, फिर जातिगत जनगणना के मामले में 1950 के बाद क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं है? तब के जितने लोग थे, जितने बड़े नाम जिन लोगों ने इस व्यवस्था को अपनाया था, क्योंकि आइडिया ये था कि जाति की पहचान आपको धीरे धीरे खत्म करनी है। अब क्योंकि हिंदुत्व की पहचान बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को कि इसमें अलग अलग खंड करना ज़रूरी है, इसलिए इस नैरेटिव को आगे किया जा रहा है। ये ठीक हो सकता है, लेकिन मैं तो वही बार वही कहूंगा, सरकार ने हामी भरी है कि हम कराएंगे, तो फिर उसका आपको बताना पड़ेगा। हम तो ये कह रहे हैं ना कि करा ही हम अपनी नहीं है, करा ही जाति रही लिख है दो। ना, करा ही रही है। ऐसे ही होगी, ऐसे ही होगी। आप अपना जो जाति लिखना चाहे लिख उससे दीजिए। कुछ अरे भाई निकलेगा इतना 2 मिनट ही रह गए। ये क्या आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम वी आर रीथिंकिंग ऑन इट, यूजीसी गाइडलाइंस पर, तो किस ओर सोच रहे हैं? मतलब उसको एटलीस्ट कम से कम इस रूप में सोच ही रहे हैं कि न्यायोचित कर दिया जाए, क्योंकि जो चीज़ हो गई थी वो गफलत में हो गई थी एक तरह से, गलती से। लेकिन तुरंत सरकार की तरफ से उस बात को खारिज इस लिहाज से नहीं किया जा सकता था सौरभ कि उसका आप पॉलिटिकल ऑप्टिक्स देखें अगर, कि मान लीजिए फॉरवर्ड कम्युनिटी के साथ वो अन्याय था, वहाँ पे बढ़ चढ़ के सरकार ये कहती कि हाँ फॉरवर्ड कम्युनिटी के साथ अन्याय हो गया, तो जो दूसरा सेक्शन था वहाँ पर फिर अपोजिशन उसमें फैलाना शुरू करता। तो उस लिहाज से सरकार के लिए आसान काम हो गया जब कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। फॉरवर्ड जातियों के कंसर्न्स को ही दूर करने के लिए कुछ सोचेगी सरकार, यही मतलब नहीं है कि इसका। सरकार को एहसास है कि एक तो वो गलत है और इसका खराब तो मैसेज जाति वाला गोल कहीं लिखना है कि नहीं लिखना है? नहीं, वो ड्रॉप में रखिए वो किसी तरफ नहीं है, तो भी स्कोर 2-0 है क्योंकि आज का। सरकार अपने सारे पत्ते नहीं खोल रही अभी। सर बहुत धन्यवाद। समय इतना ही था प्रोग्राम में। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, आलोक जी बहुत शुक्रिया, देवेंद्र धन्यवाद आपका।